Good morning students and welcome to the new session of class 12th। आज हम शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 2 यानी स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ लेआउट डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन यानी खेल एवं पोषण। और आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की, पोषण की, पोषक तत्वों की। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक रहेगा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी लघु और मुख्य पोषक तत्व। प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, खनिज, विटामिन और पानी की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन शरीर की नई कोशिका का निर्माण तथा बेकार कोशिका को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें सभी आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज पदार्थ तथा पानी सही अनुपात में होते हैं। अगर हम बात करें संतुलित आहार के महत्व की, तो संतुलित आहार जो है वो एक तरीके से जो वह खाना है जिससे हमें ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। नंबर 2, भार कम करने के लिए जो पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है वो संतुलित आहार है, डाइटिंग नहीं है। नंबर 3, स्वास्थ्य भोजन में विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा तनाव को अगर आप महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भोजन से इस तनाव को दूर कर सकते हैं। यही नहीं, अगर हमें उचित नींद नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं संतुलित आहार लेने से हमें नींद वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व आउट हो जाती है। हाँ जी, अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है यानी पोषण क्या होता है, फूड क्या होता है यानी भोजन क्या होता है, और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व क्या होते हैं। तीनों अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले भोजन। भोजन विभिन्न तत्वों जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन आदि का मिश्रण होता है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। जबकि पोषण एक ऐसी विधि है जिसके अंदर हमारे शरीर जो है भोजन को ग्रहण करके स्वस्थ बनता है। पोषण में 3 क्रियाएं होती हैं। नंबर 1, भोजन ग्रहण करना यानी जब हम भोजन को अपने मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं। नंबर 2, भोजन को पचाना। और नंबर 3, शरीर में प्रवाहित करना, इनटेक, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। पोषक तत्व वह रासायनिक पदार्थ है जिनकी आपूर्ति भोजन द्वारा होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा पानी आदि। ये सारे पोषक तत्व हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों के बारे में, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो पोषक तत्व यानी जो कि हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं, वह एक ऐसे पोषक तत्व है जिनकी शरीर की अधिकता मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन आदि। मैक्रो पोषक तत्व हमारे शरीर में रक्षक का कार्य करते हैं तथा शरीर के सभी अंगों की देखभाल करते हैं। जबकि हम माइक्रो पोषक तत्वों की बात करें तो वह ऐसे तत्व है जिनसे हमारे शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है और वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अब हम टैबुलर फॉर्म में कुछ माइक्रो तत्वों को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला मैक्रो तत्व है हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा में घटक है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स 2 मुख्य किस्मों में होते हैं, एक तो साधारण कार्बोहाइड्रेट्स और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। दैट मीन्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। ये तत्काल ऊर्जा का स्रोत के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि दूध, शक्कर, शहद, जैम, सब्जियां तथा फल आदि। सुक्रोज, फ्रक्टोज जो नॉर्मल शुगर्स हम यूज करते हैं वो सारे हमारे सिंपल शुगर्स आते हैं। बात करें जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये स्वाद में मीठे नहीं होते, ये साधारण कार्बोहाइड्रेट जैसे नहीं होते कि फटाफट घुले और हमें एनर्जी प्रदान कर देंगे। ये उनकी अपेक्षा में बहुत धीरे धीरे हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत दालें, अनाज तथा सब्जियां आदि हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, ये शरीर की ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। दैट मीन्स दीज आर एनर्जी गिविंग फूड। ये हमारे स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को एनर्जी देते हैं। यही नहीं, ये जो वसा है इसका मेटाबॉलिज्म जो है उसको सुधार करने में
हेल्प भी करते हैं। इसकी प्रॉपर इंटेक ना करने से जो बीमारी होती है उसका नाम है कीटोसिस। तो इसके स्रोत लिखे हुए हैं हमारे आगे, अनाज, रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, गाजर, आलू, चावल, जैम, शक्कर। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट की, जो कि प्रोटीन है। प्रोटीन की मूल संरचना अमीनो एसिड की श्रृंखला में जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर शामिल है। नाइट्रोजन की मौजूदगी से प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा से अलग किया जाता है। देखा जाए तो प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम करती है, यानी वो मांसपेशियों की संरचना में काम आने वाली चीज है। दूसरा, बच्चों की वृद्धि तथा विकास के लिए अति आवश्यक है। हार्मोन्स बनाने के लिए भी ये लाभदायक है। यही नहीं, प्रोटीन से मिलने वाली जो एंटीबॉडी इन्फेक्शन है वो हमें बुखार तथा कुछ बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोटीन के जो सोर्सेज आपके आगे लिखे हुए हैं, दालें, बीन, सूखे मेवे, मटर, अनाज, मक्का आदि, और इससे होने वाली 2 प्रमुख बीमारियां भी लिखी हुई हैं, क्वाशरकर और आपके आगे मेरेस्मस है। थर्ड मैक्रो तत्व जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोटीन के बाद वसा। वसा जो है 1 ग्राम वसा कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा दुगनी ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर में बहुत सी वसा इकट्ठा होती है जो ऊर्जा बैंक की फॉर्म में हम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग ऑल्सो। लेकिन एक्सेस ऑफ फैट से हमें बीमारी लगने की चांसेस होती है, जैसे ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है। यदि हम आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वह भी वसा की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिससे हमारे अंदर मोटापा आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। 2 तरह के फैट्स होते हैं, 2 तरह के हमारे पास वसा की होती हैं टाइप्स। वो है एक तो सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसा, और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड फैट्स यानी असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा हमें जानवरों से मिलती है, जैसे मांस, पनीर तथा दूध आदि से, जबकि अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त वसा हमें पौधों से प्राप्त होती है, जैसे कि कनोला तथा मूंगफली का तेल। अब वसा क्या कार्य करती है हमारे शरीर में? ये हार्मोन्स को पैदा करने में सहायक है। ये हमारी त्वचा तथा बालों के लिए लाभदायक है। ये शरीर के सभी कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ये हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है और शरीर के अंगों की रक्षा करती है। ये शरीर में जमा हुआ फैट जो है वो हमें कई बार फास्टिंग के दौरान काम आता है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं पानी के बारे में, जो कि हमारा चौथा मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे पास। पानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित होता है। इसका रासायनिक संकेत जो है वो H2O बनता है। हमारे शरीर में 80% पानी है। एक साधारण व्यक्ति को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पानी क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? शरीर के सभी कोशिका और अंगों को कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। बेकार पदार्थ जैसे हमारे शरीर में कोई भी वेस्टेज होती है वो मसल्स से निकलकर मल मूत्र की फॉर्म से बाहर होती है। यही नहीं, थर्ड फंक्शन जो अगर हम बात करें तो ये शरीर के तापमान को नियमित करने में भी हेल्प करता है। फोर्थ, ये अनावश्यक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा ये हड्डियों को शुष्क बनाने से रोकता है। ये भोजन को पचाने में भी सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे हमारे माइक्रो पोषक तत्व के बारे में। माइक्रो पोषक तत्व वह तत्व हैं जो शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे खनिज यानी मिनरल्स या विटामिन्स। ये दोनों चीजें हैं जो हमारे बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होती हैं। मिनरल्स यानी खनिज शारीरिक क्रियाओं को और विकास के लिए एंजाइम जो है उसको हेल्प करते हैं ये मिनरल्स आगे काम करने में। खनिज शरीर में तरलता को नियंत्रित करता है तथा शरीर के अन्य कार्य को सहायता प्रदान करता है। बात करते हैं कुछ हमारे मिनरल्स के बारे में। नंबर 1 पे जैसे कैल्शियम इम्पोर्टेंट होता है हमारे स्वस्थ दांतों, हड्डियों तथा मांसपेशियों के लिए। ये हार्मोन्स का बैलेंस बना के रखता है और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। नंबर 2, अगर हम बात करें सोडियम के बारे में तो सभी तंतुओं को इसकी जरूरत होती है, खासतौर पर मांसपेशी तंतुओं को। पोटेशियम जो कि हमारे मांसपेशी तथा पानी की मात्रा को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। मैग्नीशियम ये शरीर की कोशिका को बनाए रखने में यानी मसल्स बिल्डिंग में हेल्पफुल है हमारे लिए और उनकी मरम्मत में भी हेल्प करता है। फास्फोरस हड्डियों व दांतों के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा बात की जाए आयोडीन की तो आयोडीन एक थायराइड ग्लैंड नामक जो हमारे शरीर में स्थित ग्लैंड है उसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के अंदर हेल्प करता है। अगर इसकी उचित वृद्धि या विकास नहीं होता तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम घेंघा रोग यानी ग्वाइटर है और मानसिक दुर्बलता होने के भी
चांसेस हो जाते हैं। लास्ट मिनरल जो हम डिस्कस करेंगे वो है आयरन। ये हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने में भी काम करता है। लास्ट टॉपिक आज का हमारा रहेगा विटामिन्स। शरीर के सामान्य गतिविधि के लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं विटामिन्स। हालांकि हमें इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, फिर भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। हाँ जी, इसके अलावा इनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होने के अलावा भी ये हमारे शरीर में काफी रोग लगने से हमें बचाते हैं। आज लगभग 13 विटामिन हम खोज चुके हैं, परंतु सिर्फ A, B, C, D, E और K विटामिन के बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन D और K को छोड़कर बहुत से विटामिन हमें भोजन से ही प्राप्त हो जाते हैं। बात करते हैं विटामिन A की। विटामिन A वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि दूध, मक्खन, अंडे, गाजर, हरी सब्जियां आदि से मिलता है। ये सामान्य दृष्टि को बढ़ाने में हेल्पफुल है, त्वचा के लिए हेल्पफुल है, यहाँ तक कि संक्रमित दोष जो प्रतिरोध है, ये हमारी इन्फेक्शन की जो अगेंस्ट डिजीज को फाइट करनी डिजीज को बढ़ाता है। इसकी कमी से रतौंधी नाम की बीमारी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है और ज़ेरोपैथेलमिया भी हो सकता है। विटामिन डी ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। सूर्य की किरणों के अलावा ये दूध, मक्खन, मछली के तेल आदि में पाया जाता है। हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है और दांतों की बनावट को भी सही रखता है। इसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन ई ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। हल्दी, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, अंडा आदि सब में विटामिन ई पाया जाता है। रक्त के जमाव के लिए अति आवश्यक विटामिन ई हमें क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। यहाँ तक कि हमारे स्किन के टेक्सचर को भी बहुत अच्छा बना के रखता है। ये कोशिका की झिल्ली को भी मजबूत करता है। इससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज है न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। विटामिन के लास्ट विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है यानी वसा में घुलनशील विटामिन है, ये हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यानी अगर ये विटामिन ना हो तो खून बहता रहेगा और उससे हेमरेज यानी खून के लॉस से बीमारी होने के चांसेस ये हो जाते हैं। ये दो विटामिन जो है ये पानी में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी हमें दूध, अंडा, मांस, अनाज, सब्जी से प्राप्त हो जाता है। ये कोशिका के चयापचय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनफैक्ट ये मसल बिल्डिंग में काफी हेल्पफुल रहता है। ये फटीग को दूर करता है और इसके अलावा अगर इसको सही मात्रा में ना लिया जाए तो बेरी नाम की बीमारी हो सकती है। विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। आजकल इसका इंटेक बहुत बढ़ा लेना चाहिए आपको, क्योंकि कोविड नाम का वायरस आया हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को जो दूर कर सकता है वो विटामिन सी बहुत अच्छे से दूर कर सकता है। नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, सब्जियां आदि में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में इसकी भरपूर मात्रा होती है, तो इसका सेवन करके आप अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको बिल्कुल, श्वसन प्रणाली को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। इससे होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी। बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको वर्कशीट दी जा रही है, उसके क्वेश्चन आंसर्स आप प्लीज सॉल्व कीजिए और PDF के थ्रू आप सारे इसको बैठकर दोबारा समझिए। थैंक यू।